ड्रैकुला की कहानी आपने सुनी होगी, लेकिन आज पहली बार हिंदी में मैं चैप्टर 1 से पूरा एक्सप्लेनेशन शुरू करने जा रहा हूं। मैं आशा करती हूं कि आप सभी को ये कहानी पसंद आए जी। 3 मई, बिस्ट्रिट्स। 1 मई की रात 8 बजे 35 मिनट पर म्यूनिक से रवाना हुआ। अगली सुबह जल्दी वियना पहुंचा। हमें 6 बजे 46 मिनट पर पहुंचना चाहिए था, लेकिन ट्रेन 1 घंटा लेट थी। बुडापेस्ट मुझे एक अद्भुत जगह लगी, जितनी झलक ट्रेन से और थोड़ी सी सैर में मिल सकी। देर हो जाने के कारण मैं स्टेशन से ज्यादा दूर जाने की हिम्मत नहीं कर पाया, क्योंकि हमें लगभग सही समय पर फिर रवाना होना था। मेरा आभास था कि हम पश्चिम को छोड़कर पूर्व में प्रवेश कर रहे हैं। डैन्यूब नदी पर बना भव्य पुल, जो यहाँ अत्यंत चौड़ी और गहरी है, हमें तुर्की शासन की परंपराओं की ओर ले गया। हम ठीक ठाक समय पर निकले और रात होने के बाद क्लॉजेनबर्ग पहुंचे। यहां मैंने होटल रॉयल में रात बिताई। रात के खाने में, या कहें देर की रात, मैंने लाल मिर्च में बनी चिकन डिश खाई, जो बहुत स्वादिष्ट थी लेकिन बहुत प्यास लगाती थी। नोट: मीना के लिए रेसिपी लेना है। मैंने वेटर से पूछा। उसने बताया इसे पपरिका हैंडल कहते हैं और ये एक राष्ट्रीय व्यंजन है जो कार्पेथियन क्षेत्र में हर जगह मिल जाएगा। यहां मेरी थोड़ी बहुत जर्मन बहुत काम आई। सच कहूं तो इसके बिना मैं कैसे काम चला पाता, पता नहीं। लंदन में रहते हुए मैंने ब्रिटिश म्यूजियम में ट्रांसिल्वेनिया से जुड़ी किताबें और नक्शे देखे थे। मुझे लगा था कि उस देश के किसी कुलीन व्यक्ति से मिलने जा रहा हूं, तो थोड़ी जानकारी काम आएगी। पता चला कि जिस इलाके का उसने नाम लिया है, वो देश के अत्यंत पूर्व में है। ट्रांसिल्वेनिया, मोल्डाविया और बुकोविना तीनों की सीमा पर, कार्पेथियन पहाड़ों के बीच, यूरोप के सबसे जंगली और कम अज्ञात इलाकों में से एक। कैसल ड्रैकुला का सटीक स्थान किसी नक्शे में नहीं मिला, क्योंकि इस क्षेत्र के नक्शे हमारे ऑर्डिनेंस सर्वे जैसे विस्तृत नहीं हैं। लेकिन बिस्ट्रिट्स, जिसका नाम काउंट ड्रैकुला ने लिया था, एक जाना पहचाना शहर है। यहां मैं अपने कुछ नोट लिख रहा हूं, ताकि मीना से यात्रा के बारे में बात करते समय याद ताजा रहे। ट्रांसिल्वेनिया की आबादी में 4 अलग अलग जातियां हैं। दक्षिण में सैक्सन और उनके साथ वलाख, जो डेशन लोगों के वंशज हैं। पश्चिम में मग्यार और पूर्व व उत्तर में जेकेली। मैं आखिरी समूह के इलाके में जा रहा हूं, जो खुद को अत्तेला और हुणों का वंशज मानते हैं। संभव है ये सही हो, क्योंकि 11वीं सदी में मग्यारों के आक्रमण के समय हुन पहले से यहां बसे हुए थे। मैंने पढ़ा कि दुनिया के लगभग सभी अंधविश्वास कार्पेथियन पर्वतों के इस घोड़ेनाल आकार के क्षेत्र में इकट्ठा हो गए हैं, मानो ये किसी कल्पनात्मक भंवर का केंद्र हो। यदि ऐसा है तो मेरा प्रवास निश्चित ही रोचक होगा। नोट: काउंट से इन सब के बारे में पूछना है। मैं अच्छी तरह सो नहीं पाया, हालांकि बिस्तर आरामदेह था, क्योंकि मुझे अजीब अजीब सपने आते रहे। पूरी रात मेरी खिड़की के नीचे एक कुत्ता रोता रहा। शायद उसी का असर था, या फिर पपरिका का, क्योंकि मुझे पूरा पानी पी जाना पड़ा और फिर भी प्यास लगी रही। सुबह के करीब गहरी नींद आई और दरवाजे पर लगातार खटखटाहट से मेरी आंख खुली। नाश्ते में फिर पपरिका था, मक्के के आटे की एक दलिया सी चीज जिसे ममालिगा कहते हैं, और बैंगन में भरा हुआ कीमा, एक बेहद स्वादिष्ट व्यंजन जिसे वे इम्प्लेटाटा कहते हैं। नोट: इसकी भी रेसिपी लेना है। मुझे जल्दी नाश्ता करना पड़ा, क्योंकि ट्रेन 8 बजे से थोड़ी पहले चलनी थी, या चलनी चाहिए थी। लेकिन 7 बजे 30 मिनट पर स्टेशन पहुंचने के बाद भी 1 घंटे से ज्यादा डिब्बे में बैठा रहा। लगता है जितना पूर्व की ओर जाते हैं, ट्रेनें उतनी ही कम समय की पाबंद होती जाती हैं। तो चीन में इनका क्या हाल होगा? पूरा दिन हम एक अत्यंत सुंदर देश से गुजरते रहे। कभी खड़ी पहाड़ियों पर बसे छोटे शहर या किले दिखते, जैसे पुराने धार्मिक ग्रंथों की तस्वीरों में होते हैं। कभी चौड़े पथरीले किनारों वाली नदियों के साथ साथ चलते, जो भयानक बाढ़ों का संकेत देती थी। हर स्टेशन पर लोगों के झुंड थे, अलग अलग पोशाकों में। कुछ लोग हमारे यहाँ के किसानों जैसे थे,
लेकिन कुछ बेहद रंगीन और विचित्र। महिलाएं दूर से सुंदर लगती थी, पास जाने पर कम और कमर पर बहुत भद्दी। सबसे अजीब स्लोवाक लोग थे। बड़े काउबॉय हैट, ढीली सफेद पैंट, चौड़े चमड़े के बेल्ट, लंबे काले बाल और भारी मूंछें। मंच पर होते तो पुराने ओरिएंटल डाकुओं जैसे लगते। हालांकि मुझे बताया गया कि वे काफी शांत और सीधे साधे होते हैं। सांझ ढलते ढलते हम बिस्ट्रिट्स पहुंचे, एक बहुत पुराना और रोचक शहर। सीमा के पास होने के कारण इसका इतिहास बहुत अशांत रहा है। 50 साल पहले यहां कई भयानक आग लगी। 17वीं सदी की शुरुआत में 3 हफ्तों की घेराबंदी में 13,000 लोग मारे गए, युद्ध, भूख और बीमारी से। काउंट ड्रैकुला ने मुझे गोल्डन क्रोन होटल में ठहरने को कहा था, जो पूरी तरह पुराने जमाने का था। मेरे लिए ये खुशी की बात थी। मुझे उम्मीद की जा रही थी। दरवाजे पर एक हंसमुख बुजुर्ग महिला मिली, जिसने पूछा, क्या आप अंग्रेज साहब हैं? मैंने अपना नाम बताया। उसने एक आदमी को बुलाया, जो तुरंत एक पत्र लेकर आया। मेरे मित्र, कारपेथियंस में आपका स्वागत है। मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूं। आज रात अच्छे से विश्राम करें। कल 3 बजे बुकोविना के लिए गाड़ी चलेगी। आपकी सीट सुरक्षित है। बोर्गो पास पर मेरी बग्घी आपको ले जाएगी। आपका मित्र ड्रैकुला। 4 मई। मकान मालिक को काउंट का पत्र मिला था, लेकिन वो विवरण बताने में टालमटोल करने लगा। जब मैंने काउंट ड्रैकुला या उसके किले के बारे में पूछा, तो वो और उसकी पत्नी दोनों ने क्रॉस का चिन्ह बनाया और कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। रवाना होने से पहले वही बुजुर्ग महिला मेरे कमरे में आई और घबराकर बोली, क्या आपको जाना ही होगा? उसने बताया कि ये सेंट जॉर्ज डे की पूर्व संध्या है, जब आधी रात को सारी बुरी शक्तियां सक्रिय हो जाती है। उसने घुटनों के बल गिरकर मुझसे रुकने की विनती की। अंत में उसने मेरे गले में एक क्रूस डाल दिया, आपकी मां के लिए। अब मैं ये डायरी लिख रहा हूं, कोच का इंतजार करते हुए। मैं सामान्य से कहीं ज्यादा बेचैन महसूस कर रहा हूं। अगर ये डायरी मुझसे पहले मीना तक पहुंचे, तो इसे मेरी विदाई समझना। कोच आ रहा है। 5 मई। किला। सुबह की धुंध छंट चुकी है। मैं नींद आने तक लिखता जा रहा हूं। रास्ते में लोगों ने अजीब शब्द कहे, शैतान, नर्क, चुड़ैल, वेयरवुल्फ, वैम्पायर। लोग मुझे देखकर क्रॉस बनाते रहे। रास्ता बेहद सुंदर था। हरे भरे पहाड़, फूलों से भरे पेड़, नदियां, बर्फीली चोटियां। लेकिन जैसे जैसे शाम ढली, ठंड और भय बढ़ता गया। आधी रात के करीब भेड़ियों की भयानक आवाजें आने लगी। अचानक एक काली बग्घी आई, 4 काले घोड़े, लंबी दाढ़ी वाला चालक, चमकती लालसी आंखें। वही काउंट ड्रैकुला था। उसने मुझे अपनी बग्घी में बैठाया। भेड़ियों का घेरा, नीली ज्वालाएं, रहस्यमय इशारे, सब कुछ किसी डरावने स्वप्न जैसा था। ये थी आज की कहानी। आगे की सच्चाई देखने के लिए बने रहिए फ्यूचरलेंस के साथ।